सुधाकर सिंह नीतीश कुमार के सारे धागे खोल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके पिता जगदानंद नीतीश कुमार को पीएम इन वेटिंग बता रहे हैं। उनके वे सारे गुण गिना रहे हैं जो किसी पीएम के पास होने चाहिए। पिता पुत्र की ये सियासत देखने में एक दूसरे से भले ही अलग लगे, लेकिन हकीकत यह है कि दोनों का लक्ष्य एक है और वह है तेजस्वी यादव को बिहार की कुर्सी पर बैठाना और नीतीश कुमार को दिल्ली की पुड़िया थमाकर विदा कर देना। इसलिए जब सुधाकर सिंह नीतीश कुमार पर तीखे हमले करते हैं तो उनका मकसद नीतीश को गद्दी से हटाने का ही होता है, और जब जगदानंद सिंह उसमें पीएम का रूप देखते हैं तो उनका मकसद वही होता है। पिता पुत्र की सियासत में नीतीश कुमार बुरी तरह से घिर गए हैं और उससे बच निकलने का कोई दूसरा रास्ता भी उनके पास बचा नहीं है। आखिर पिता पुत्र की सियासत ऐसे वक्त में परवान चढ़ रही है, उसके पीछे बड़ी वजह भी है। समाधान यात्रा के पहले ही दिन नीतीश कुमार ने यह ऐलान कर दिया कि बजट के बाद वे देश भर की यात्रा पर निकलेंगे, मतलब बिहार से दूर दूर ही रहेंगे। आरजेडी का मानना है कि तेजस्वी को सीएम बनाने का यह सबसे बेहतर मौका है। नीतीश आरजेडी की इस सियासत को समझ रहे हैं। जगदानंद सिंह ने बताया कि लालू प्रसाद यादव का आशीर्वाद जिसके साथ होता है वो हमेशा सफल रहता है। लालू प्रसाद ने पहले ही नीतीश कुमार को दही का तिलक लगा दिया है। लालू जी ने इससे पहले देवेगौड़ा को आशीर्वाद दिया था तो वे सफल रहे थे। पीएम के लिए अब नीतीश कुमार को भारत की यात्रा पर निकलना ही होगा। जगदानंद सिंह ने पिछले साल 2022 में नीतीश कुमार के पीएम उम्मीदवारी के बहाने दिए गए बयान ने गठबंधन के बीच बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया था। जगदानंद सिंह ने कहा था नीतीश कुमार पीएम के बेहतर उम्मीदवार हैं और उन्हें 2023 में तेजस्वी को बिहार की गद्दी सौंपकर देश के भ्रमण पर निकल जाना चाहिए। जगदानंद सिंह के बयान के बाद मचे हंगामे को रोकने के लिए लालू प्रसाद यादव को निर्देश जारी करना पड़ा था, जिसमें ये कहा गया था कि जगदानंद को लेकर अब बयान सिर्फ खुद लालू या तेजस्वी ही देंगे। जगदानंद सिंह ने नीतीश के पीएम उम्मीदवारी को लेकर कह दिया कि लालू ने तिलक कर दिया है तो अब भारत की यात्रा पर निकलना चाहिए। पिछले दिनों नीतीश कुमार ने मीडिया से बात करते हुए खुद बताया था कि फिलहाल वो बिहार की यात्रा पर हैं। बजट सत्र के बाद देश की यात्रा पर निकलेंगे और सभी विपक्षी नेताओं को एकजुट करने की कोशिश होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। राहुल गांधी को ठंड का एहसास होता है या नहीं ये तो वही जाने, लेकिन जब से ठंड के मौसम में एक टी शर्ट पहनकर यात्रा करने की चर्चा हुई तब से राहुल गांधी कुछ ज्यादा ही जोश में हैं। शीतलहर, कड़ाके की ठंड, 3 से 4 डिग्री तक लुढ़का पारा, लेकिन पट्टे ने टी शर्ट का साथ नहीं छोड़ा। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इस चक्कर में राहुल गांधी ने एक नया कारनामा कर डाला। उनकी एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें वे एक छोटे से बच्चे के साथ हैं। इस तस्वीर में राहुल गांधी अधरंगे बच्चे के साथ हैं। खुद तो टी शर्ट पहन रखी है, लेकिन बच्चा एक धोतीनुमा पैंट और जनेऊ पहने हुए है। इसे सियासत का अत्याचार कहें या क्या कहें, एक बच्चा कड़ाके की ठंड में बदन पर जनेऊ पहने। आखिर इस तस्वीर के सहारे राहुल गांधी साबित क्या करना चाहते हैं? इसे महज अपने सियासी खेल के लिए एक बच्चे का इस्तेमाल करना ही कहा जा सकता है। इस बात को लेकर बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने राहुल गांधी को अपने रडार पर लिया। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में इन दिनों पारा लगातार 4 दिन से 3 डिग्री तक लुढ़का हुआ है और उत्तर भारत के कई राज्यों में भीषण शीतलहर चल रही है। दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में लगातार पारा 4 डिग्री के नीचे ही रहा है। ऐसे में जब कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की एक तस्वीर आती है जिसमें राहुल गांधी के साथ एक छोटा बच्चा बिना कपड़ों के नजर आता है, केवल लुंगी पहने हुए, तो बिना मौका गवाए तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने उस तस्वीर को ट्वीट करके लिखा कि 4 डिग्री तापमान में राजनीति के लिए एक बच्चे के कपड़े उतार के घुमाना एक बेशर्म ही कर सकता है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में अपने दूसरे चरण के पहले दिन पानीपत से शुरू हुई। राहुल गांधी की अगुवाई वाली इस यात्रा ने उत्तर प्रदेश के हरियाणा में फिर से प्रवेश किया। रात्रि विश्राम के बाद यात्रा पानीपत के कुराड़ से फिर शुरू हुई और इस दौरान राहुल गांधी को पदयात्रा के दौरान एक बच्चे का हाथ पकड़कर चलते हुए देखा गया। पुरानी पेंशन योजना को जनवरी 2004 में बंद कर दिया गया था। 2004 से लेकर 2020 तक किसी ने कोई सवाल नहीं किया। इस दौरान 20 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही और उसके साथ कम्युनिस्ट से लेकर सेक्युलर पार्टियों ने भी सत्ता का स्वाद लिया। लेकिन पीएम मोदी के उदय के बाद अब कांग्रेस सहित सभी विपक्षी पार्टियों को नई पेंशन योजना में खामी दिखने लगी और पुरानी पेंशन योजना को चुनाव जीतने का मंत्र मान लिया गया। कांग्रेस से लेकर केजरीवाल तक धड़ाधड़ पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के वादे किए जा रहे हैं। इन दलों ने चुनाव भी जीता लेकिन पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं कर पाए। वजह कंगाली है, क्योंकि राज्य सरकारों की माली हालत खस्ता है और इस पूरे विवाद पर कांग्रेस के जमाने में योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे मोंटेक सिंह आहलूवालिया ने बड़ा बयान दिया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में मोंटेक सिंह आहलूवालिया ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था, कुछ राज्य सरकारों द्वारा पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करना वित्तीय दिवालेपन की रेसिपी है। उन्होंने कहा कि मैं निश्चित रूप से इस विचार से सहमत हूँ कि ये कदम बेतुका है और वित्तीय दिवालेपन के लिए एक रेसिपी है। कदम को आगे बढ़ाने वालों के लिए एक बड़ा फायदा ये है कि दिवालियापन 10 साल बाद आएगा। मोंटेक सिंह आहलूवालिया ने कहा कि सिस्टम को राजनीतिक दलों या सत्ता में बैठे दलों को उन नीतियों को अपनाने से रोकना चाहिए जो वित्तीय आपदा का कारण बन सकती हैं। देश में 1 जनवरी 2004 से नई पेंशन स्कीम लागू है। दोनों पेंशन के कुछ फायदे और कुछ नुकसान हैं। पुरानी पेंशन स्कीम के तहत रिटायरमेंट के वक्त कर्मचारी के वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती है, क्योंकि पुरानी पेंशन स्कीम का निर्धारण सरकारी कर्मचारियों की आखिरी बेसिक सैलरी और महंगाई दर के आंकड़ों के अनुसार होता है। पुरानी पेंशन स्कीम में पेंशन के लिए कर्मचारियों के वेतन से कोई पैसा कटने का प्रावधान नहीं है। साथ ही पुरानी पेंशन योजना में भुगतान सरकार की ट्रेजरी के माध्यम से होता है। पुरानी पेंशन स्कीम में 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी की रकम मिलती है। वह रिटायर्ड कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिजनों को पेंशन की राशि मिलती है। सबसे खास बात यह कि पुरानी पेंशन स्कीम में हर 6 महीने बाद मिलने वाले डीए का प्रावधान है। यानी जब सरकार नया वेतन आयोग लागू करती है तो भी इससे पेंशन में बढ़ोतरी होती है। केंद्र सरकार के साथ साथ विशेषज्ञों का भी ये मानना है कि पेंशन सिस्टम सरकार पर भारी बोझ डालती है। यही नहीं, पुरानी पेंशन स्कीम से सरकारी खजाने पर ज्यादा असर पड़ता है। मोंटेक सिंह आहलूवालिया ने भी इसी तरफ इशारा किया है। खुद को ईमानदार कहने वाली आम आदमी पार्टी की जड़ें भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और घोटालों में इस कदर जम गई हैं कि एक के बाद एक उसके नेता लपेटे में फंसते जा रहे हैं। सत्येंद्र जैन तो खैर जेल में है, लेकिन मनीष सिसोदिया से लेकर कैलाश गहलोत तक और एक हद तक खुद अरविंद केजरीवाल भी इन मामलों में फंसे हुए हैं। ऐसे में पंजाब की सरकार कैसे अछूती रह पाती? वसूली की प्लानिंग करते उसके मंत्री फौजा सिंह सरारी को आखिरकार इस्तीफा देना पड़ा। कमीशन खोरी के मामले में पकड़े जाने के बाद इसके पहले विजय सिंगला को भी बर्खास्त करने पर भगवंत मान को मजबूर होना पड़ा। फौजा सिंह सरारी ने भी पकड़े जाने के बाद अपना इस्तीफा दे दिया। हालांकि इस्तीफे के पीछे की वजह उन्होंने निजी कारण बताया, लेकिन मामला जबरन वसूली की प्लानिंग का है। फौजा सिंह का एक ऑडियो पिछले दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वे एक करीबी के साथ जबरन वसूली की प्लानिंग कर रहे थे। इसके बाद पूरा विपक्ष भगवंत मान के पीछे पड़ गया। आखिरकार भगवंत मान को फौजा सिंह का इस्तीफा लेना पड़ा। इसके पहले भगवंत मान को अपने ही मंत्री विजय सिंगला को बर्खास्त करने को मजबूर होना पड़ा था। स्वास्थ्य जैसे अहम विभाग के मंत्री रहे विजय सिंगला का ठेके के लिए कमीशन मांगते वीडियो वायरल हुआ था और इसके बाद नई नवेली मान सरकार को उन्हें बर्खास्त करना पड़ा था। उसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने सिंगला को गिरफ्तार किया। विजय सिंगला के भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोप को लेकर पुख्ता सबूत मिलने के बाद सीएम भगवंत मान ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया। सीएम मान ने विजय सिंगला को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने का ऐलान करते हुए पंजाब पुलिस को भी सिंगला के खिलाफ मामला दर्ज करने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विजय सिंगला को मंत्रिमंडल से बाहर करने का ऐलान करते हुए साफ कहा था कि हम 1% भ्रष्टाचार भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। फौजा सिंह सरारी के वायरल वीडियो को कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खेरा ने भी शेयर किया था। दावा किया गया था कि ऑडियो में मंत्री फौजा सिंह अपने करीबी तरसेम लाल कपूर से ठेकेदारों और अधिकारियों की जबरन वसूली के प्लान पर बात कर रहे थे। हालांकि फौजा सिंह सरारी ने आरोपों का खंडन करते हुए पुलिस की लीक ऑडियो के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। मंत्री ने ऑडियो क्लिप को फर्जी करार देते हुए इसे एक बड़ी साजिश का हिस्सा बताया था। सरारी स्वतंत्रता सेनानी, रक्षा सेवाओं, कल्याण, खाद्य प्रसंस्करण और बागबानी विभाग संभाल रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। नीतीश कुमार तेजी में हैं, इसलिए उन्होंने लालू प्रसाद के साथ मिलकर पूरे 500 करोड़ का प्लान बनाया। इस प्लान के मुताबिक बिहार सीधा 1990 के दशक में पहुंच जाएगा और साथ ही अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को भी समाहित कर लिया जाए। 500 करोड़ खर्च कर नीतीश कुमार बिहार के हर आदमी से उसकी जाति पूछेगी कि किस जाति के हो ये बताओ। बिहार में ये काम शुरू हो गया है। जातीय जनगणना का ये खेल बिहार को कितना तपाएगा, इसको जानने के लिए 1990 के दशक में लौटना होगा, जब मंडल कमीशन का खेल हुआ था। नीतीश कुमार की सरकार विवादास्पद जाति आधारित जनगणना 2 चरणों में करेगी और पहले चरण में 7 जनवरी से 21 जनवरी तक इसे पूरा किया जाएगा और इस दौरान राज्य के सभी घरों की संख्या की गणना की जाएगी। इसका दूसरा चरण मार्च में शुरू किया जाएगा। इस दौरान सभी जातियों, उपजातियों और धर्मों के लोगों से संबंधित आंकड़े एकत्र किए जाएंगे।
इसके पहले केंद्र की भाजपा सरकार ने जातीय जनगणना कराने से इनकार कर दिया था। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 2021 में संसद में कहा था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को छोड़कर कोई भी जाति आधारित जनगणना नहीं होगी। आजादी के बाद से भारत में अब तक 7 बार जनगणना हो चुकी है। इन सब में केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं। हालांकि हर 10 साल पर होने वाली इस जनगणना के आंकड़ों में हर जाति और धर्म के आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भाजपा ने स्पष्ट रूप से कहा था कि इस जातीय जनगणना में अवैध बांग्लादेशी मुस्लिमों, घुसपैठियों और रोहिंग्या मुस्लिमों को बाहर रखना होगा ताकि इसका लाभ उन्हें न मिल सके। इसके अलावा उच्च जाति वाले मुस्लिम खुद को निम्न जाति का बताकर इसका लाभ न ले सकें, ये भी सरकार को सुनिश्चित करना होगा। हालांकि बिहार की नीतीश सरकार के पास इन अवैध घुसपैठियों की पहचान के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है। यहाँ तक कि केंद्र सरकार ने जब राष्ट्रीय पंजीयन रजिस्ट्रार यानी NRC को देश भर में लागू करने की बात कही, तब वोट बैंक को देखते हुए नीतीश कुमार ने इसे लागू करने से साफ मना कर दिया था। विवादों की यात्रा बन चुकी भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को क्या फायदा हो रहा है, ये तो किसी को नहीं पता। लेकिन हर रोज इस यात्रा से निकलकर आने वाले विवाद राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस तक की गिरती छवि और गिरा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के हरियाणा पहुंचने से पहले तो राहुल गांधी इतनी ठंड में शर्टलेस बच्चे के साथ चलने की वजह से विवाद में घिर गए। बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने उन्हें बेशर्म तक कह दिया और अब बीजेपी ने एक और बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बलात्कारियों का साथ देने वाले नेता को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल किया जा रहा है। बीजेपी IT सेल के मुखिया अमित मालवीय ने कश्मीर से कांग्रेस नेता विजय टगोत्रा को लेकर कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोला है। दरअसल टगोत्रा ने कठुआ रेप के आरोपियों का समर्थन किया था और अब कांग्रेस में उनकी वापसी हो रही है, जिसके बाद वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं। टगोत्रा पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व वाली डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के 17 नेताओं में से एक हैं, जो जम्मू कश्मीर कांग्रेस में शामिल हुए हैं और इन नेताओं ने कांग्रेस में वापसी की है। अमित मालवीय ने कहा कि विजय टगोत्रा उन 17 नेताओं में से एक हैं जो कांग्रेस में शामिल हुए थे। टगोत्रा ने कठुआ रेप के आरोपियों का समर्थन किया था और इस केस में 8 वर्षीय आसिफा के साथ घिनौना कृत्य किया गया था और उसे मार डाला गया था। मालवीय ने विजय टगोत्रा के राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने को शर्मनाक बताया। गौरतलब है कि इससे पहले बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्हें बेशर्म कहा था। राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हाल ही में एक बच्चा धोती पहने हुए दिखा था। उसने शर्ट नहीं पहनी हुई थी। ठंड में शर्टलेस बच्चे के साथ चलते हुए राहुल गांधी पर बग्गा ने नाराजगी जताई थी। बग्गा ने एक तस्वीर साझा की है और उस तस्वीर में ये देखा जा सकता है कि बच्चे ने केवल धोती और जनेऊ पहना हुआ है। वहीं कांग्रेस के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल ने कांग्रेस में वापसी करने वाले विजय टगोत्रा सहित 17 नेताओं का स्वागत करते हुए कहा था कि जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने से पहले कई नेताओं की घर वापसी हुई है। ये बेहद खुशी की बात है। वहीं 17 बड़े नेताओं के कांग्रेस में दोबारा शामिल होने के बाद जयराम रमेश ने कहा कि किसी ने भी पार्टी नहीं छोड़ी थी, बल्कि छुट्टी पर गए थे और अब छुट्टी से वापस आ गए हैं। जम्मू कश्मीर कांग्रेस की प्रभारी रजनी पाटिल ने कहा कि सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। पात्राचाल घोटाले में कुछ वक्त पहले ही जमानत पर रिहा हुए संजय राउत फिर से तू मैं पर उतर आए हैं। वो कभी केजरीवाल की तरह फर्जी आरोप लगाते हैं तो कभी दूसरे राज्य में चीन की तरह घुसने की धमकी देते हैं। लेकिन बीजेपी नेता नारायण राणे से पंगा लेकर राउत ने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। राणे ने अब संजय राउत पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें उद्धव ठाकरे और उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे से चप्पलों से पिटवाने की बात तक कह दी है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने कहा कि वे शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से मिलकर संजय राउत की शिकायत करेंगे, क्योंकि राज्यसभा सदस्य बनने के बाद संजय राउत ने उद्धव और उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे के बारे में बहुत सी ऐसी बातें बताई हैं जिसे सुनने के बाद उद्धव और रश्मि ठाकरे संजय राउत को चप्पलों से मारेंगे। गौरतलब है कि इन दिनों महाराष्ट्र में सांसद संजय राउत और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बीच फुल फिल्मी फाइट जारी है। संजय राउत ने हाल ही में धमकी देते हुए राणे से कहा था कि केंद्र की सुरक्षा से बाहर आओ फिर जाने। यही नहीं, राउत ने नारायण राणे को भगौड़ा और डरपोक कहते हुए ईडी के डर से पार्टी बदलने वाला कहा था। वहीं अब राणे ने भी पलटवार करते हुए कह दिया कि सुरक्षा छोड़कर आने को तैयार हूं, बोलो कहां आना है। यह सुरक्षा मैंने नहीं मांगी है, मुझे मिली है और आज से नहीं मिली है। इसके बाद नारायण राणे ने कहा कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो उनका नाम शिवसेना को बढ़ाने वालों में आएगा, संजय राउत का नाम शिवसेना को खत्म करने वालों में आएगा। राणे ने राउत को राजनीति का जोकर कहा और कहा कि आज तक उसने एक भी बड़ा सामाजिक काम नहीं किया, बस रोज सुबह उठकर इस पर बोलते हैं उस पर बोलते हैं।
पता नहीं मीडिया उन्हें इतना क्यों दिखाता है। जिसके कंधे पर राउत ने हाथ रखा वो खत्म हो गया। राणे ने कहा कि एक ना एक दिन मैं उद्धव ठाकरे से जरूर मिलूंगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब मैं सांसद था तो वे मेरे बगल में बैठकर उद्धव ठाकरे और रश्मि ठाकरे के बारे में क्या क्या कहा करते थे वो सब उनको बताऊंगा। वे दोनों राउत को चप्पलों से मारेंगे। वहीं राउत ने इस पर प्रतिक्रिया में कहा कि जब से नारायण राणे ने शिवसेना छोड़ी तब से आज तक मैं उनसे कभी नहीं मिला। मैं गद्दारों का मुंह देखना भी पसंद नहीं करता। आज ही मेरी उद्धव ठाकरे से इस मुद्दे पर बात हुई, वे भी हंस रहे थे। शुरुआत किसने की? उद्धव ठाकरे, रश्मि ठाकरे और आदित्य ठाकरे के बारे में कितनी गंदी गंदी बात उन्होंने कही है। अगले केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में जहां तक मुझे जानकारी है उनका मंत्री पद जाने वाला है। वहीं राणे राउत फाइट को लेकर सिंदे गुट के विधायक संजय सिरसाट ने कहा कि यह बात सही है कि राउत ने शिवसेना को खत्म करने का बीड़ा उठाया है। इतने लोग चले गए, या उद्धव ठाकरे को सोचना चाहिए। आज तक संजय राउत ने संगठन के स्तर पर कोई काम नहीं किया है, जमीन पर कोई काम नहीं किया है। चुनाव कैसे लड़ा जाता है, कभी चुनाव लड़ा हो तो वे जाने। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।